चलिए आइए, आज फिर से वही रेलवे का टेस्ट सीरीज जारी रखते हैं। बाबू वो कुछ बच्चे लोग का देखिए क्या है ना, थोड़ा सा देख रहे थे कमेंट वगैरह में, और बहुत सारे बच्चे क्लास में भी बोल रहे थे कि सर डेली वीडियो डाला करिए या डेली क्लास थोड़ा सा कर दीजिए। थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, कुछ इसमें टेक्निकल काम है। मैंने इस सॉल्यूशन कराना नहीं है, मैंने इसको बनाना है। थोड़ा सा पीपीटी जितना जल्दी हमको उपलब्ध हो जाता है हम आपको कोशिश करते हैं हल करवा ही दें। थोड़ा सा समय दीजिए ना, हम प्रयास में लगे हुए हैं कि आपको डेली करा दिया जाए। थोड़ा सा कुछ कारणवश अगर नहीं हो रहा तो थोड़ा सा कुछ दिन आप कोऑपरेट करिए, जितना जल्दी होगा हम प्रयास करेंगे कि डेली आपको करा दें। चलिए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका, और एक चीज़ विश्वास दिलाते हैं, देखिए हम टाइम पास नहीं करेंगे और ना ही मेरे साथ चीट होगा कि हम आपके साथ चीट करेंगे। जब मेरे पास समय रहेगा तो हम हर हाल में प्रयास करते हैं कि आपको जितना ज़्यादा संभव है समय हम दे ही दें, पर थोड़ा सा अकेले पड़ जाते हैं बाबू, तो थोड़ा सा कुछ समय कहीं कारणवश कहीं और फंस जाते हैं, तो इसलिए आपको उपलब्ध नहीं हो पाता। फिर भी हम अपने तरफ से प्रयास में 100% लगेंगे कि आपको डेली उपलब्ध करवा दें। थोड़ा सा समय दीजिए, कुछ दिन कोऑपरेट करिए ना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए आइए समझते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 11/3/2021 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, चलिए आइए समझिए। दी गई संख्याओं की श्रृंखला का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करिए मतलब योगफल, समझ रहे हैं। जैसे श्रृंखला है क्या हमारा 25 है, 26 है, डॉट डॉट कहाँ तक 75। ये एक प्रकार की कैसी संख्या है, नेचुरल संख्या ही है। लेकिन बात हो गई सर नेचुरल का कहने का मतलब है कि जो तो एक से स्टार्ट हो, तो फिर आप इसे नेचुरल किस आधार पर कहेंगे। संख्या नेचुरल ही है, प्रारंभ से ना दे करके बीच से दे दिया है। अब इसके लिए आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप 1 से 75 तक में 1 से 24 तक का वैल्यू घटा दीजिए तो आपको निकल जाएगा। एक हम आपको तरीके बता देते हैं। अब वो सब कॉन्सेप्ट वाले मेथड हम फर्स्ट सेट में बता दिए हैं आपको। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, मतलब अगर कभी दी गई संख्या के दो लगातार पदों का अंतर समान हो तो योगफल होता है टोटल संख्या इंटू प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2। उसमें बनाइएगा 1 से 75 तक का योगफल आप निकाल लीजिएगा, और 1 से 24 तक में उसको आप घटा दीजिएगा ना, तो आपको बच जाएगा जो 25 से 75 तक रहेगा। लेकिन हम आपको शॉर्टकट मेथड बता देते हैं कैसे। आइए कुछ सीरीज हम आपको सिखाते हैं आज, आराम से। पहले तरीके समझेंगे, कंटेंट पकड़ेंगे, रटेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेचुरल नंबर ही बीच से उठाएगा, हो सके कभी सम संख्या बीच से उठा दे, ऐसा भी हो सकता है कभी विषम संख्या बीच से उठा दे। जैसे इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम थोड़ा सा कुछ कंटेंट आपको समझा देते हैं जो समझिए कैसे होगा। इसको फिर आप ही हल कर दीजिएगा। मुझे भरोसा है कि समझने के बाद आप खुद कहिएगा कि सर अब तो ये क्लियर हो गया। तो पहले कंटेंट समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सीरीज आपको दे दे 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस डॉट डॉट 20 तक। कोई जरूरी नहीं 11 से 20 ही रहे, हो सके 121 से 111 से स्टार्ट करके 1200 तक दे दे 20 तक में। मतलब लगातार सीरीज जब बीच से उठाएगा तब कैसे बनाएंगे। तो ऐसी संख्याएं जो नेचुरल नंबर जब बीच से उठाएगा तब एक हम सीख सकते हैं बाबू सम वाला कंडीशन। थोड़ा सा स्पेस रह जाए लिखने के लिए तो ज्यादा अच्छा। आइए ना यही लिखते हैं 2, अच्छा 2 से तो स्टार्ट नहीं होगा, यही से लिखते हैं 12 प्लस 14 प्लस 16 डॉट डॉट मान लीजिए 20 तक। समझ रहे हैं ना, ये सम संख्या क्या किया है हम 20 से लिख रहे हैं। अगला समझते हैं बाबू। मान लीजिए आपको हम लिख देते हैं जैसे 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस डॉट डॉट मान लीजिए आपको लिख देते हैं 21 तक। 21 छोड़िए, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, चलिए 21 तक रह देते हैं, क्योंकि बाकी तो आप समझ सकते हैं कि इसके जगह पर 31 हो सकता है, 51 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मकसद हमें हमारा क्वेश्चन रटना नहीं है,
मकसद हमें इसका कंटेंट पकड़ना है कि ऐसी संख्या जब प्राकृत संख्या रहे या सम संख्या रहे या विषम संख्या रहे, जब प्रारंभ से ना दे करके बीच से दिया रहे तो योगफल का क्या कंटेंट होगा। समझ रहे? तो मकसद हमारा कंटेंट को पकड़ना है, ना कि मकसद हमारा इस क्वेश्चन को रट लेना है, होगा तो होगा। ऐसा नहीं कि अगले बार ऐसे क्वेश्चन मिले तो इतना आंसर होता है तो होता है, कैसे होता है ये चीजें समझना। और एक चीज हम आपको बताते हैं, और मैथ को बार बार हम आपको एक चीज शुरुआत से ही हम बोलते आ रहे, कभी भी मैथ को रटिए नहीं, मैथ का ट्रिक मत पकड़िए, मैथ का कंटेंट पकड़िए, कैसे उस समझ रहे हैं कंटेंट अगर ध्यान में है तो एक ही कंटेंट पर अगर एक से अधिक क्वेश्चन हल हो रहा है तो ज्यादा बेटर है, रटने का प्रयास नहीं करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, तो ये कैसी संख्या, प्राकृत संख्या जब प्रारंभ से न देकर बीच से दिया रहे, तो इसके लिए एक नॉर्मल सा कंटेंट हम योगफल का आपको बता देते हैं। ऐसे थोड़ा सा हो जाएगा आपका, ये लगता है कि जरा बड़ा, लेकिन आप लिख लीजिएगा। योगफल होता है वो वही प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अब आई, चलिए यही लिख देते हैं, प्रथम संख्या इंटू अंतिम संख्या, एक सेकेंड, टोटल संख्या भी तो निकालना है, इंटू अंतिम संख्या में घटा देंगे प्रथम संख्या से पहले वाली संख्या, पहले थोड़ा सा पहले वाली संख्या क्या है वो हम समझ रहे हैं, इसको हम फिर क्लियर कर देंगे, आपको योगफल निकाल देंगे। अब बटा में 2 कर दीजिएगा, हम वही कंटेंट लिखे हैं, टोटल संख्या इंटू प्रथम संख्या बाई 2, बस टोटल नंबर्स निकालने के लिए क्या करेंगे ना, अंतिम संख्या में घटाएंगे, 20 में घटा देंगे पहली जो संख्या दिया है उससे पहले वाली संख्या, नेचुरल वाला जो है, जैसे 11 से पहले मिल जाएगा 10। अभी फिलहाल इधर आते, सम और विषम के लिए दोनों के लिए एक ही कंडीशन लागू होता है, या सेम कंडीशन यही है। कैसे, आइए इसको लिखते हैं, खाली 2 के जगह पर बाई कितना हो जाएगा। ऐसे संख्याओं के लिए दोनों के लिए हम एक ही कंटेंट लिखा देते बाबू, और दोनों एक ही अप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का डिफरेंसेज 2 ही है। देखिए डिफरेंसेज का है, 2 का है, तो इन सब पर योगफल का एक ही कंडीशन लागू होगा। अब वो कंडीशन लागू क्या होगा, वही प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या इंटू अंतिम संख्या में माइनस कर देंगे बाबू हम प्रथम संख्या से पहले वाली। अब पहले वाली कौन, प्रॉब्लम यहाँ है, सम और विषम में जब एक ही बार लिखा रहे हैं तो प्रॉब्लम यहाँ है कि सब पहले वाली कौन। तो अगर सम निकाल रहे हैं तो सम संख्या पहले वाला घटाएंगे, और अगर विषम का योगफल निकाल रहे हैं तो विषम वाली पहली संख्या घटाएंगे। समझ गए? पहले वाली सम निकाल रहे हैं तो सम, या विषम निकाल रहे हैं तो विषम संख्या। अब बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा हो गया आपका कंडीशन ज्यादा बड़ा, लेकिन आइए इसको बटा में 4 कर देंगे। समझ गए? तो फिर से समझते हैं इसका कंडीशनली क्या निकल कर आया बाबू हमारा योगफल का, कि जब प्रारंभ से न दे करके 20 से दिया रहे तो योगफल क्या होगा। समझ गए? चलिए इसको समझते हैं। कहता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, और अंतिम संख्या में घटा लेंगे प्रथम संख्या से पहले वाली संख्या। समझे? तो चलिए आइए योगफल निकालते हैं। अब पहले इसका योगफल हम निकाल के आपको दिखाते हैं। तो योगफल, आइए प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का 20 आई 11 31, 20 में माइनस करेंगे प्रथम संख्या से पहले वाली संख्या, तब 20 है, यहाँ प्रथम संख्या 11 है, इससे पहले कौन सी नेचुरल नंबर हमको मिलेगा 10, तो 20 में 10 घटाएंगे बाबू 10,
बटा 2 भाग दे दीजिए 5 करिएगा तो आपको आ जाएगा 5 का 5 और 5 तिया 15 155। आप ऐड करके देख लीजिएगा यही आएगा। समझ गए? प्रथम संख्या फिर से समझ लीजिए और अंतिम संख्या और प्रथम संख्या में माइनस किए प्रथम संख्या, अंतिम संख्या में जो प्रथम संख्या दिया उससे पहले वाली संख्या। अच्छा शाम को आएंगे तो योगफल क्या हो जाएगा? आइए 20 और 12 32। अब 20 में घट जाएगा 12 से पहले हमको शाम क्या मिलेगा? 10। तो 12 में 10 घटाएंगे तब 20 में 10 घटाएंगे तो 10 अब बटा 4 भाग देंगे तो 8 चौका 32 अर्थात इसका योगफल हो जाएगा 80। कहिएगा सर विषम के लिए क्या करेंगे? तो विषम का, चलिए विषम का योगफल हम आपको यहाँ निकाल के दिखाते हैं। तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या तो 31 प्लस 13 24 और 10 34। ठीक है। अब प्रथम संख्या से पहले वाली विषम तो 13 से पहले विषम हमको क्या मिलेगा? 11। 31 में आप 11 घटाइए 21 में बाबू 21 में 11 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 10 अब बटा 4 भाग दे देंगे वही 2 दूनी 4 17 दूनी 34 5 दूनी 10 तो 17 25 85। तो इस कंटेंट को एक बार आप नोट कर लीजिएगा बढ़िया से कॉपी में। ऐसे तो वीडियो हमेशा रहेगा ही रहेगा आपको, लेकिन अगर कभी लगे कि सर इसको हम नोट कर लेते हैं। और इस तरह का एक चीज और ध्यान रखना है, सिर्फ इस एक क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना, ऐसे और भी क्वेश्चन ढूंढेंगे, कहीं मिल रहा तो बनाएंगे या अपनी मर्जी से 2 4 5 क्वेश्चन निकाल कर हम लिख कर कोशिश करेंगे बनाने का। समझ गए? तो पिछला बार हम बता दिए थे कि जब बढ़ते क्रम में रहे और घटते क्रम में एक साथ रहे तो क्या करेंगे, और इस बार बता दिए कि जब बीच से रहे तो क्या करेंगे, और सबसे शुरू में बता दिए थे कि जब शुरू से रहे तो क्या रहे। तो तीनों कंटेंट आपका खत्म हो गया। जब शुरू से रहे तो, जब बढ़ते घटते क्रम में रहे तो, और जब बीच से रहे तो तीनों तरह का कंटेंट आपका खत्म हो गया है। तो इसको जरा आप समझ लीजिए एक बार। और चलिए अब क्वेश्चन को हम हल करते हैं। जो हमारा ये क्वेश्चन दिया है आना चाहिए। अच्छा इसको रहे देते हैं क्योंकि कंडीशन तो यही कर रहा है कि जब प्रारंभ से ना रहे बीच से। छोड़िए नहीं, इतना तो आप लोग चलिए काहे को मिटा रहे, नहीं तो फिर नहीं माइंड में बैठेगा तो लगेगा सर ये क्या हो गया। जैसे इसको रहने दीजिए। तो चलिए योगफल निकालते हैं। योगफल हमको इस क्वेश्चन को हल करना है। तो प्रथम प्लस अंतिम तब 25 और 75 175। इससे पहले क्या मिलेगा? 24। तो 24 घटाएंगे 75 में तो हो गया 51 अब बटा का 2 भाग देते हैं 50। 50 गुने 5 तब 25 1250 में 50 और जोड़िए 1 मिनट 2500 ना 2500 में 50 और जोड़िए तब 2550 हो जाएगा आपका। आप गुना कर लीजिएगा ना 255 ऐसे भी आपका आ जाएगा लगभग। तो आप इस तरह का कोई भी ऐड वाला क्वेश्चन जब प्रारंभ से ना देके 20 से दिया रहे तो आप बना लीजिएगा। समझ गए? तो थोड़ा सा समझते हैं अगला क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है तो ठीक है, जा नहीं तो फिर आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो हम अपने तरफ से प्रयास करते हैं कि जितना ज़्यादा हो कंटेंट आपको कॉन्सेप्ट उठा के चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा पीछे पढ़े थे हम कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना, सम गुणनखंडों के समभाजक मतलब कुल भाजकों की संख्या निकालना, समभाजकों की संख्या निकालना और विषम भाजकों की संख्या निकालना। ये 3 तरह का हम सीख चुके थे। आज हम सीखने जा रहे हैं अभाज्य भाजक कितने हैं। गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, भाजक नहीं है संख्याएं हैं। यार तब तो ये इजी हो गया बाबू, हमको लगा वही क्वेश्चन है। नहीं, इसको तो आप लोग भी बना देते हैं। चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं बढ़िया से। पहले समझना होगा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। प्राइम नंबर समझिए, कथा वैसा संख्या समूह जो एक और खुद के अलावा किसी और अंक से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होगा बाबू? 2 3 5 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक। 2
सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये तो सब जानते हैं कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या सर। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप कोई ऐसी संख्या बताइए मुझे जो सम अभाज्य हो। तो 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य है। इसके अतिरिक्त आपको जितने भी अभाज्य मिलेंगे वो विषम मिलेंगे। खैर अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। किसी दिन प्राइम नंबर समझाएंगे तो वहां समझा देंगे आपको कि सारे केसेस क्या क्या निकल के आ रहा है, समझ गए। तो आइए जरा देखते हैं अब हमारा सीरीज जो करा 6 पे पावर 7 गुने 35 पे पावर 3 और गुने 10 पे पावर नहीं 11 पे पावर 10, और इसमें मुझे निकालना है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या कितनी है? चलिए 6 को आप तोड़ सकते हैं 2 गुने 3 में। अगर छोटा लिख रहे होंगे ना तो आप बता दीजिएगा कि थोड़ा और बड़ा लिखिए सर। ऐसे तो हम अपने तरफ से प्रयास बड़ा ही लिखने का करते हैं जगह के अनुसार। चलिए आइए 35 को हम अब तोड़ कर देखते हैं बाबू। 35 को तोड़ेंगे, बीच में गुना का चिन्ह है, चलिए गुना लगा लेते हैं। 5 गुने 7, क्या इरादा है 11 को भी तोड़ने का? 11 देख लीजिए, खुद ये एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, ये टूटेगा ही नहीं। 1 9 5.5 दूनी 11, मामला गड़बड़ा जाएगा, समझ गए? वो चीज नहीं करना। आपका 11 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 11 को उसी रूप में रहने देते हैं। अच्छा, हमने 6 को तोड़ा 2 गुने 3, पावर कितना था? 7। चलिए ये 35 को तोड़े 5 गुने 7, पावर कितना था? 3। 11 को तोड़े कहाँ? 11 को तो उसी रूप में लिख दिया, और इस पे पावर क्या है? 10। तो टोटल अभाज्य संख्या पूछ रहा है कि बताइए कै गो आया आपको सर। तो आइए अभाज्य संख्या हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो गया 7 7 14, 2 7 बार आ रहा है, 3 7 बार आ रहा है, तो 7 7 14। यहाँ ये इसको जोड़िए, 3 3 6, और यहाँ तो 10 ही रह गया। 11 10 बार आएगा, 2 कई बार आएगा? 7 बार, 3 7 बार, 5 3 बार, 7 3 बार, समझ गए? 11 10 बार, तो हो जाएगा 14 24 10 30। अर्थात इस गुणनखंड में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगे हमको? 30। समझ गए? तो कहाँ गया आपका ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 4 घंटियां जो 2 4 6 और 8 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, यदि दोपहर 12 बजे वो एक साथ बजी हो तो उसी दोपहर 12 बजे से 12:50 बजे के बीच, 12:50 बजे मतलब 50 मिनट में कहिए ना, 12 से 12:50 में 50 मिनट हो जाएगा, 50 बजे के बीच अगले 50 मिनट में दे भी दिया है कितनी बार एक साथ बजेगी। यदि 12 बजे घंटियां के बजने को छोड़ा गया हो, ये बड़ा अच्छा लैंग्वेज लगाया। यहाँ से एक चीज समझ लीजिए, अब जो शुरुआत में बजा के छोड़े हैं ना उसको काउंटिंग में शामिल नहीं करना है, नहीं तो हम जितना आंसर आता है उसमें 1 जोड़ देते और ऑप्शन में वैसा भी वैल्यू मिलेगा, और 12:50 बजे वाले घंटियां बजने को शामिल किया जाए। चलिए अब हम याद करिए, एक क्वेश्चन ऐसे बताए होंगे 3 घंटियां क्रमशः 12 15 और 20 सेकंड पे अंतराल पर बजती है, तो बताएं कि 60 मिनट वो कितनी बार एक साथ बजेगी। तो हम लोग भाग दिए थे, लास्ट में 1 जोड़े थे क्योंकि शुरू वाला शामिल करना था, यहाँ तो शुरू वाला छोड़ देना है। तो पहले हमें एक साथ बजने का समय निकालना क्या करने के लिए सिखाए थे? 2 4 6 और 8, 1 मिनट, सारा सेकेंड में है जूनियर, सेकेंड में है बाबू, इसलिए ये मायने रख रहा है ना, क्योंकि यहाँ वैल्यू दे दिया है हमारा मिनट में, तो यूनिट तो समान होना चाहिए। तो आइए जो भी हमारा आएगा सेकेंड में आएगा, एलसीएम इसका हो जाएगा आपका 24 सेकेंड। अर्थात सभी घंटियों को एक साथ बजने में कितना सेकेंड लगेगा? 24 सेकेंड। वो करा 50 मिनट में कितनी बार बजेगा? तब 50 मिनट में कितनी बार बजेगा? तो आइए ना, 50 मिनट है, सेकंड में बदलेगा, इसको 60 से गुना, तो टोटल ये हो गया, और 24 सेकंड में एक बार, तो बटा 24 कर देते हैं। 12 दूनी 24, 12 25 60, 25 दूनी 50, तो 25 25
125 से 100, एक मिनट यहाँ लिखते हैं 125 बार। आंसर यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शुरू वाला छोड़ दिया गया है, और नहीं तो शुरू वाला नहीं छोड़ता, कुल कितनी बार बजेगा पूछता, तो एक हम और ऐड कर देते तो हो जाता है 126। देखो 126 भी ऑप्शन में है, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ आंसर हमारा कितना होगा? 125, क्योंकि शुरू वाला छोड़ा गया है। समझ गए? तो ऐसे ऑप्शन में सही दे या ना दे, कई बार एग्जाम में क्या होगा ना कि सही की जगह पर आपको नन ऑफ दीज दे देगा, लेकिन गलत ऑप्शन जरूर एग्जाम में देगा। एग्जाम में एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में आप एंट्री ले रहे हैं, अपना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने मत दो। अगर तुम हाइपर हुआ वहां, ब्लड सर्कुलेशन अगर पकड़ा रफ्तार ज्यादा है, 120/80 की जगह पर अगर गलती से पलट गया 80/120, कम जाए या बढ़ जाए, मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए रिलैक्स होकर रहना। ऐसे भी हम जा रहे हैं नॉर्मल सी, हड़बड़ाने की क्या जो जो आएगा उसे बनाएंगे ही बनाएंगे। 9th 10th वाला तो है नहीं कि चलो आइटम बम या कोल्डन या पासपोर्ट। क्या होता है ना, बचपन में हम लोग को जब मैट्रिक इंटर का एग्जाम देने जाते हैं तो सर कहते थे कि अरे SDM आ रहा है, SDO आ रहा है, BDO आ रहा है, किसी के पास से कुछ दे दो। हम लोग भी कहते थे CM आज तुझे देवे नहीं करबो, कहे कि सर भी आई करबो लिखवा पर हो, तो मामला यहाँ गड़बड़ हो जाता है। तो सर अगर गलती से भी आई कोई क्वेश्चन 9th 10th में करवा देते थे, पढ़ेंगे तो बाद में, पहले तेरा ले लीजिए। कितनों बेचारा गार्डिंग वाला कहते रहे दे दीजिए, कोई चेक करने वाला रहे, SDO BDO DM मनी मन, तो हम लोग कहते CM आ जाएगा जो, तो दे नहीं देंगे। सर के भी VI करवा दे, बात अलग है कि लड़े या ना लड़े। तो यहाँ तो कोई भी VI क्वेश्चन होता ही नहीं है। जनरल में कभी हार्ड भी पूछ सकता है जी, इसलिए रिलैक्स रहिए। एग्जामिनेशन में कई बार बच्चे अकबका जाते हैं, जल्दी जल्दी स्लाइड, आज तो 10 मिनट में क्लियर कर दो, लटक के चला आएगा, झूल जाओगे, मामला गड़बड़ा जाएगा। समझ रहे हो ना? तो वो वहां हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहिए। एक क्वेश्चन को एक ही बार टाइम देंगे, दोबारा टाइम नहीं देंगे। अगर आप गलती से एक बार कोई एक क्वेश्चन को बनाते वक्त गलती कर दिए कहीं, दोबारा टाइम दे रहे हैं तो अगला क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, समय वहां उतना नहीं देता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा गया है या बेचा जाता है कि जब 5% की छूट दी जाती है तो 33% का लाभ होता है। सूची मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? अरे वाह, सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य। तो कंडीशन कहीं ना कहीं किसी सेट में पीछे हल करवाएं। आप लोग अगर देख रहे हैं तो आपको अब लग रहा होगा ना कि क्वेश्चन तो सारा इजी रहता है। और एक चीज और बता देते, क्वेश्चन ज्यादा हार्डली नहीं पूछता है। क्या है ना, कंटेंट आपका अच्छा है तो मैथ अच्छा लगेगा। 2 केसेज वहां बताए होंगे, एक क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालने के लिए, और एक विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालने के लिए, और दूसरा अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकालने के लिए। यहाँ आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकाल करके भी और अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकाल के। लेकिन हमको पूछा है सूची मूल्य और लागत मूल्य। सूची मूल्य कहने का मतलब है क्रय मूल्य, और सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य। सूची मूल्य कहने का मतलब है बाबू अंकित मूल्य, और लागत मूल्य करने का मतलब है क्रय मूल्य। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो हम लोग अंकित मूल्य से ही क्रय मूल्य बनाएंगे। आइए तो एक तरफ लिख लेते हैं अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य कितना मान लेंगे हम? 100। क्रय मूल्य भी बनाते तो 100 मान सकते हैं, प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है। अच्छा हम दोनों बता दें, कहोगे कि सर दोनों से कैसे ही थी, देखिए ले, चलिए आते हैं देखते हैं वैसा रहेगा। तो पहले हम अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकालने जा रहे हैं। आइए, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकालने का तरीका पीछे आपको हम बताए होंगे बाबू। अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकालने का होता है अंकित मूल्य पे चर्चा होगी छूट या बट्टा का, और तब निकलेगा हमारा विक्रय मूल्य, और यहां से चर्चा होगी लाभ या हानि की, तब निकलेगा हमारा क्रय मूल्य। चलिए समझ गए? तो अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकाले जा रहे हैं, है ना? तो हमारा अंकित मूल्य दिया हुआ है 100, हालांकि यहाँ 100 नहीं भी लिखते तो चलता, क्योंकि 100 तो 100 ही है। चलो बाबू, अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से, और छूट या बट्टा, कई % छूट? 5 ना? सूची मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? चलिए ठीक है, इसी पे बता देते हैं। अब लिख ही दिए हैं तो क्या दिक्कत है, थोड़ा सा निकाले पड़ गया बाबू। अंकित मूल्य से हम लागत मूल्य से क्रय मूल्य निकालते हैं, उस पर भी बता देंगे। अब हो ही गया तो छोड़िए ना, यहाँ 133 दिया गया, परिणाम लाभ 33 है ना। अब 100 बतिया वही आ गया कि दोनों हल कर ही पड़ गया। 9 5 95, 9 7 33, यही ना हो गया। फाइनल परिणाम हमारा 500/60।
ये आ गया हमारा लागत मूल्य। लागत मूल्य कहने का मतलब है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहिए या लागत मूल्य। आइए थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन हम करवा दिए। अगला क्वेश्चन में हम इसी को इजी कर देते हैं। कहाँ हम चल गए, 500 बटा 700। 7 बबू रेशियो निकालेंगे जूनियर। आगे ये आया ना कहाँ से, यहाँ से। और इस चीज को अब हम साइड में हल करते हैं। आइए हमको रेशियो निकालना था इन दोनों का, तो हो जाएगा रेशियो 0 से 0 काट लेते हैं। 7 और 5 कह रहा लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, 2 अधिक है ना, देखो ना, तो अधिक हो जाएगा। कहाँ हल करें, चलिए यहाँ हल कर देते हैं। 2 बटा 5 गुने 100, तब भी बचे 100, बी दूनी 40%। ऑप्शन में होना चाहिए ऑप्शन डी। यही होता है थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कि कब किस स्थिति में क्वेश्चन अच्छी तरह से बन जाएगा। तो आंसर तो हमारा 40% आ गया है, आंसर बिल्कुल आया है, आंसर में कहीं कोई डाउट नहीं है। हाँ आंसर आपका बिल्कुल सही है, आप देख लीजिएगा कहीं क्वेश्चन दिखे तो आप कन्फर्म रहिए आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा सा हम इसको और इजी कर सकते थे। देखें सेकंड में ठेठ, चलिए आइए ना, समय नहीं बर्बाद करके देख ले तो ज़्यादा अच्छा है, बेटर होगा। अब देखिए वो पहले देखिए कि हमको प्रतिशत पूछ किसका रहा था। एकदम इजी है बाबू, इतना क्वेश्चन को सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं था। लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, कौन, सूची मूल्य। तो लागत मूल्य से सूची मूल्य निकालते हैं ना, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, और एक तरफ लिख लेते हैं सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य। और इसी के बारे में पूछा कि कितना प्रतिशत अधिक है। अब लागत मूल्य 100 मान लेंगे और कैलकुलेशन में गड़बड़ा जाता है, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालने का तरीका एक पीछे बताया गया होगा, फिर भी हम यहाँ लिख रहे हैं। आइए तो क्रय मूल्य से चर्चा होगी लाभ या हानि की, तो निकलेगा विक्रय मूल्य, और यहाँ से लिखने गए क्या चीज, अंकित मूल्य, जहाँ चर्चा होगी छूट या बट्टा का। और दोनों कितना मानते हैं, 100। पीछे वाला सेट देखिए ना, वहां बढ़िया से आपको समझा दिया गया है, फिर भी इसको देख लीजिएगा, समझ गए। तो क्रय मूल्य 100 ना, तो 100 का तुलना 100 से। क्रय मूल्य के साथ चर्चा लाभ या हानि की, वहां हो रहा है लाभ कितना, 33% पर 133, छूट 5%, दिया गया परिणाम नीचे, अंकित मूल्य निकालना है 100, 100 से 100 कट गया, 19 पचे 95, 19 सते 33 से, बी पचे 100, अब 20 सते 4 से 140, तो लागत मूल्य 100 और सूची मूल्य आ गया 40 100। देखिए कितना परसेंट ज्यादा है, 40%। आंसर यही आ गया था। तो दोनों बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, क्योंकि LHS बराबर RHS तो RHS बराबर LHS भी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, दोनों से बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि में 50% की वृद्धि होने में कितना समय लगेगा। 50% की वृद्धि होने में समय, चलिए कर ही देते हैं कैलकुलेशन। ऐसे तो इजी था आपका, नॉर्मल सा 6/50 कर देते तो नॉर्मल आ जाता, 25/3, 8.1/3 वर्ष। आंसर होना चाहिए था आपका बी। पर कैसे सर, कैसे, ये कैसे हम मान लें, तो बात है कि इस कैसे में ही तो सब कुछ छिपा हुआ है ना सर। कहीं रट के तो नहीं ना गड़बड़ हो रहा है, मामला गड़बड़ा दे तो एग्जाम में। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं ऐसा होता है तो होता है, कैसे होता है, बोले ये तो पता नहीं हमको, कैसे होगा हमको, लेकिन समझते। चलिए प्रतिशत का मतलब 100, तो मूलधन हम लोग मान लेंगे 100, दर है 6%, समय पूछ रहा है तो समय हो जाएगा टी मान लेते हैं। SI बताइए, तो मेरे ख्याल से SI ना बाबू नॉर्मल सा होता है, साधारण ब्याज दर गुने समय कर दीजिएगा, तो 6 गुने टी 60, समझ गए। यहाँ ये देखिए मूलधन 100, 50% की वृद्धि चाहिए, अर्थात उसको मिश्र धन चाहिए कितना
150। तो यहाँ से बताइए ब्याज उसको कितना मिल रहा है, 50 है ना। आप जिससे बनाना है उससे बना लीजिए। जैसे मूलधन आप 100 माने हैं, यहाँ भी मूलधन हम 100 मान रहे हैं, 50% है तो 100 का तुलना 100 से। एसआई दिया हुआ है, कितना एसआई है 50, एसआई निकालने के लिए 60 बराबर 50 कट गया ना। इसलिए कहते हैं कि प्रतिशत का काम करिएगा तो ऑलरेडी 100 से 100 कटिए जाएगा, तो नहीं भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूनी 6, अब 25 दूनी 50, 25/3 को हम लिख सकते हैं 8.1/3 वर्ष। क्वेश्चन आपके माइंड के साथ खेल रहा है, अभी भी कह रहे हैं आपको बिहार एसएससी है, एनटीपीसी है, खुद को समय देना शुरू कर दीजिए। अगर आप खुद को समय दीजिएगा ना तो कोई और आपको हरा दे, ये संभव ही नहीं है। कोई और कैसे मुझे हरा सकता है? हारा वही जो लड़ा नहीं, हार कैसे जाएंगे? संघर्ष जारी है, जिन हाथों में आज कलम है उसमें कल ज्वाइनिंग लेटर भी होगा। जो आज हंस रहे हैं कल वो देखकर छिपे भी हैं, और नहीं तो सलाम ठोकेंगे, है ना। हंसने दीजिए अभी। चलिए जूनियर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कुछ तो क्या है लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 3 साल में 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज में 4% की वृद्धि की जाए तो प्राप्त राशि कितनी वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि होगी? बेसिक बताएं। चलिए ना हम अपना ही तरीका बताते हैं आपको। अच्छा एक चीज बताइए, आप बैंक में कोई पैसा जमा करिएगा, मान लीजिए आप 10% पे रखे हैं, तो आपको 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 10×5=50 मिलेगा ना। हम करें कि अगर आप 10% कुछ भी राशि आप रख सकते हैं, इधर आइए, नॉर्मल सा हम आपको एक कंटेंट बताते हैं, 1 सेकंड में आंसर आएगा। ऐसे तो मूलधन 100, ब्याज निकाल के फिर ब्याज में वृद्धि करिएगा, हल करिएगा, सिर दर्द कर देगा, यहाँ तक सोल्यूशन कर देगा, जबकि एक लाइन में हल हो सकता है। समझ गए? मूलधन मानिएगा 100, समय दिया 920 दिया, वहां से दर निकालिएगा, फिर दर में 4% बढ़ाइएगा, मूलधन करके मिस दर निकाले जाइएगा, दिमाग खराब कर दे। तो आइए हम करें कि अगर आप 10% बैंक आपको करा, कुछ भी पैसा आप रख रहे हैं, मान लीजिए आप 100 रुपया रख रहे हैं, आप 10% पे रख रहे हैं, तो अगर आपको 5 वर्ष के लिए रख रहे हैं, वहां समय 4 वर्ष दिया है, चलिए हम 4 ही वर्ष मानते हैं, तो बताइए आपको एसआई कितना मिलता है? 10 चौका 40% आपके मूलधन का जितना पैसा है। साधारण ब्याज की सबसे अच्छी बात है ना कि वो ब्याज की गणना हमेशा मूलधन पर करेगा, ब्याज पर ब्याज नहीं मिलेगा। अगर ब्याज पे ब्याज मिलना शुरू हो जाए तो फिर वो साधारण ब्याज रहा कहाँ, फिर वो चक्रवृद्धि ब्याज बन गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज में यही बड़ी अच्छी बातें हैं कि वो हमेशा ब्याज हमारे मूलधन पर ही देता है, ब्याज पे ब्याज नहीं देता है। अच्छा तो हम करें कि 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का ब्याज 40%। अगर मान लो कि यही हम दर 10% ना होके 15% होता बाबू, तो बताओ कि ब्याज हमको यही 4 वर्ष का कितना मिल जाता। तो कहते सर जी 15 चौका 60%, तो दर में कितना परसेंट, ब्याज में कितना परसेंट की वृद्धि होता बाबू? 20% का ना। किसमें ब्याज वृद्धि होता? ब्याज में वृद्धि होता। और ब्याज किस पे मिलता? मूलधन पर मिलता है। ब्याज किस पे मिलता है? मूलधन पर। हम कहते हैं कि 10 से 15 किया, तो यहाँ 10 से 15 किया तो दर में कितना वृद्धि कर रहा? 5% ना। और समय 4 वर्ष है, समय कई वर्ष है? 4 वर्ष। तो इसी को समय से डायरेक्ट गुना कर दे, 5 चौका 20%, तो नहीं 20% आ जाएगा। देखो अलग अलग दर निकालने की हमको क्या जरूरत है, नहीं ना। तो डायरेक्ट मिश्र धन निकल सकता है ना। कैसे? आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहले बताइए आपको मूलधन कितना? 800 रुपया, समय 3 वर्ष, मिश्र धन 920 ना। मिश्र धन कितना? 920। अब हमको ब्याज मिश्र धन पर देगा? नहीं, ब्याज पे देगा, लेकिन जुटेगा तो ब्याज, तो मिश्र धन मिलेगा। तो नया मिश्र धन पूछ रहा है कि क्या होगा। तो अब चूंकि ब्याज में दर में वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब ब्याज में भी वृद्धि होगी। अब ब्याज में वृद्धि होगी तो हमारा मिश्र धन में भी वृद्धि होगी। तो पहले मिश्र धन कितना था? आइए एक लाइन में क्वेश्चन देखिए कैसे हल होता है। नया मिश्र धन
हालांकि इसको आप बना सकते हैं दर ब्याज, और लगभग वही सारे तरह के आपको बताए जाएंगे जितने टीचर बताएंगे। तो 920 तो पहले से था। अब दर में वृद्धि हो रही है तो ब्याज में भी वृद्धि होगी। अब वृद्धि मतलब प्लस, तो वृद्धि प्लस। अब ब्याज मिलता किस पे है? तो मूलधन पर। तो मूलधन कितना है हमारा? 800। अब 800, अच्छा, एक बरस में 4% की वृद्धि है। यहाँ बरस है कितने? 3, तो 3 बरस में 3 चौका 12%। फिर से समझ लो, एक बरस में 4%, तो 3 बरस में 4 तिया 12%। चलिए 12% मतलब 100 बाबू। 100 से 100 काट दिए जूनियर, 12 ठी 96, तो 920 में जोड़ देंगे 96 बाबू, तो हो जाएगा हमारा 1016। चारे ना इधर घटा, तो 1016 हमारा नया मिश्रण होना चाहिए। ऑप्शन डी। मैथ चुटकी में भी हल हो सकता है, खेला जा सकता है, और हम तो बार बार कहते हैं मैथ से खेलिए। मैथ को कभी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, उसके ऊपर आप हावी होइए। कभी भी लगे कि पढ़े में मन नहीं लग रहा, कभी कभी क्या होगा ना कि मैथ नहीं लगेगा, समझ में नहीं आ रहा, हल्का सा घूम फिर लीजिएगा, फ्रेश लगे। ना मन लग रहा था खेसरिया वाला गाना बजाए, ठीक है कर लेंगे डांस, देखल जाएगा जो हो जाए। काहे का हाई पर कुछ ही हो रहा है? पढ़ने के लिए, एंजॉय करने के लिए नौकरी करना है। ऐसा थोड़े है कि नौकरी जिंदगी का हिस्सा है। पढ़ेंगे बढ़िया से, हुआ तो हुआ, नहीं तो ये है जिंदाबाद। पानी पूरी का चेहरा देखल जाएगा, पकौड़ा तलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों तलेंगे? तलने के लिए थोड़े कलम पकड़े हैं। कह रहे हैं कि कभी हाइपर मत होइए, ना मजा लगे ना नहीं मन लगे, रूम बंद करिए, खेसरिया का गाना बजाइए, ठीक से, ठीक है, नाच लेंगे बढ़िया से 10 मिनट, देखा जाएगा जो होगा, जो ऑटोमेटिक ठीक है हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6-7। कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में 6400 रुपया और 4 साल में 8100 रुपया हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर P × 100 + R बटा P बटा फिर P × 100 + R, ऊपर 4 नीचे 4, 2 बार कट जी तो 2 बच लो सर। हम ये कहना चाहते हैं मिश्र धन का देखिए कैसे फॉर्मूला आप लोग लिखते हैं। एक मिश्र धन आप पढ़े होंगे 9th में, तो फॉर्मूला आपको सर लिखाए होंगे ऐसे, P × 1 + R बटा 100 पे पावर n, ए बराबर बाबू एलिगेशन बराबर है ना। और 2 गो रहता है ना जूनियर, तो यही बटा में फिर कहते हैं P × 1 + R बटा 100 पे पावर n। लग रहा मैथ बना नहीं रहे हैं, माथा के दर्द ले रहे हैं। काहे को सबन कर रहे हैं? ये सब 9th 10th जब यह पढ़े के रहेगा तो यहाँ कहलाए जनरल में, उतना टाइम है। चलिए हल करते हैं। तो हल करेंगे क्या? एक है 2 साल में, एक है 4 साल में, तो दोनों का अंतर देखिए कई बरस का, 2 बरस का ना, कई बरस का, 2 बरस का। तो जो भी हो रहा है वृद्धि या कमी वही 2 वर्ष के कारण। और 2 वर्ष का बताओ मिश्र धन तुम्हारा कितना दे लेता? 6400 रुपया। और यहाँ मिश्र धन हाँ 8100 रुपया। अब अगर ये काटता है तो काटो, 2 0 से 2 0, अब पावर का अंतर का 2, समझ गए। अब ये मिश्र धन नहीं हो गया, चूंकि ये 2 बरस तो घट के बिल्कुल 0 हो चुका है, इसलिए 0 बरस पर हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल। अभी मूलधन का काम करेगा, मिश्र धन का काम ये करेगा, समझ गए। तो ये किसी का स्क्वायर है? 64। मुझे लग रहा है कि ये 8 का स्क्वायर है, और 81 देखिए ना, लगता है 9 का स्क्वायर है। और दर पूछा था ना बाबू, तो दर हो जाएगा, ब्याज बताइए कितना? 1 बटा 8 गुने 100। कटता है तो काटो जूनियर, 2 चौका 8, 25 चौका 100, और 25/2 को हम लिख देंगे 12.5%। खत्म है, और का हो गया ना। चलिए 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 वर्ष है, और विकेट कीपर कप्तान से 5 वर्ष बड़ा है। यदि इन दोनों की आयु को ना गिना जाए मतलब घटा दिया जाए, घटा देंगे, तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरे टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है। पूरे टीम की औसत आयु क्या है?
ये तो क्वेश्चन जरा दे दिया कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या है, एक लाइन का कैलकुलेशन है। थोड़ा सा अब यहाँ क्या होगा ना, मामला ये है कि आप देखिए औसत में भी 3 की कमी कर रहा है और टोटल औसत भी नहीं दिया है खिलाड़ी का, तो आपको x मानना ही पड़ेगा। x मानना ही पड़ेगा, समय काहे को दे। चलिए, क्योंकि दो गायब है, दो कॉन्सेप्ट गायब है, तो उपाय क्या है, तो 11 सदस्यों वाले क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु पहले निकालते हैं बबूर को। तो कप्तान 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 जी कई वर्ष के हैं प्रभु? कप्तान जी हैं 35 वर्ष के। और विकेट कीपर कितना के हैं जी? 35, 5 वर्ष बड़ा है। अच्छा, तो 40 है और का। अच्छा, तो इन दोनों का योगफल बताओ। कहोगे सर 75 वर्ष हो जीते है ना, 30 और 45 75 ही ना। अब बात है कि सर पूरा के पहले निकाले तो कि सही कितना है, तब ना ये दोनों के घटावेंगे। खिलाड़ी है कितना? 11, और 11 खिलाड़ी का बाबू, चलो क्वेश्चन बन चुका है हमारा। आइए देखते हैं, 11 खिलाड़ी का हम औसत माने जा रहे हैं जूनियर x। योगफल का था औसत गुने संख्या, तो x गुने 11x। इसमें ये दोनों को घटा दे, कुछ करा ना गिना जाए, मतलब घटा दिया जाए। तो चलिए घटा देते, -75। तो जो शेष बचा, शेष 11 को में से 2 के भगा दिए, बचा कर 9। उनका औसत क्या हो जाता है? पूरी टीम के औसत आयु में 3 वर्ष कम जाता है। तो पहले औसत कितना माने हैं? x, इसमें 3 कम गया तो औसत हो गया ये x - 3। 11 को में से 2 के भगा दिया था, बचा कई गो है? 9। चलिए हल करते हैं। 11x - 75 बराबर 9x और -9 तिया 27। 11x में 9x गया 2x, 75 15 8 7 15, 6 में 2 गया 4, x बराबर 24। अर्थात पूरी टीम की औसत आयु कितना आया है? 24 वर्ष। कुछ ही रहा था, पूरी टीम की औसत आयु आइए गया ऑप्शन ए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेसिस है जूनियर। 2 कंटेंट गायब कर दिया, पूरा औसत भी गायब कर दिया है, और खिलाड़ी का भी आपका जो संख्या है वो दिया हुआ है, जो अलग तरह से दिया हुआ है, घटाए हुए है। तो ये बिना एक्स का नहीं चल पाएगा। समझ लिए होंगे तो ज्यादा बेटर है। 1-2 बार देख लीजिएगा, कोशिश करिएगा बनाने का, बन जाएगा। क्योंकि औसत ना देता ना, तो हम दे देता तो एलिगेशन इस पे अप्लाई कर देते, मामला गड़बड़ा दिया वही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर शेषफल 73 बचता है, जब उसी संख्या को 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? इस तरह का संख्या में सबसे पहले प्रारंभिक भाजक बाद वाले भाजक से अगर पूरा विभाजित है तो दी गई संख्या का हल संभव है, अगर नहीं विभाजित है तो दी गई संख्या का हल संभव ही नहीं है। बेहिचक होकर उत्तर मारेंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। आइए इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा प्रारंभिक भाजक है, किसी संख्या को कितना से विभाजित किया जा रहा है? 280 से। प्रारंभिक भाजक है बाबू 280, 280 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर शेष कितना बच रहा है? 73। कहता है जब इसी को, ये प्रारंभिक भाजक है, किससे भाग दिया जाए? बाद वाला भाजक 73 से, नहीं 35 से, तब करा कि रिमाइंडर इक्वल टू व्हाट? शेष बता दीजिए। तो पहले हम देखेंगे कि क्या 280 35 से कट रहा है। तो 280 बटा अगर हम 35 करें तो 7 बचे 35, 7 चौका 28, 60 बचे 40, पूरा कट गया। अब पूरा कट गया मतलब अब हल होगा। अगर पूरा ना कटता, कल्पना करिए यहाँ 280 ना होकर के 279 रहता, तो पूरा कटता? नहीं कटता। तो फिर ऐसे उत्तर का बेहिचक होकर के नहीं कटेगा तो हम मारेंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो कट गया, समय की बर्बाद करें। आइए हल करते हैं। तो अब इस रिमाइंडर में ही भाग दे दो जूनियर, डायरेक्ट 73 में ही 35 से, तो 35 दूनी 70, अर्थात हमारा शेष हो जाएगा बाबू 3। समझ गए? ऑप्शन ए। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा,
ऐसी स्थिति में हर हाल में प्रारंभिक भाजक बाद वाले भाजक से पूरा पूरा कटना चाहिए। कटेगा तभी हल होगा, नहीं कटेगा तो बेहिचक होकर के उत्तर मारेंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता, कभी नहीं संभव होगा उसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। एक ट्रेन 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में और 195 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर जाता है। ट्रेन की औसत गति मतलब चाल, और चाल का दूरी या बटा समय। चलिए तो पहली दूरी कितनी है, हमारा दे रहा है पहला ट्रेन जो है कितनी लंबी प्लेटफॉर्म को, पहला है 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, पी कर देते हैं P1, कितने समय में, 18 सेकेंड में। और दूसरा P2 जो है उसको पार करने में समय है 195 मीटर प्लेटफॉर्म को, मीटर में है बाबू, इस सेकेंड में नहीं जूनियर, शुरू में 16 सेकेंड है, बाद में 18 सेकेंड है बाबू। तो चाल हमको पूछा है, और चाल चाल गति बाबू, गति मतलब चाल, चाल बराबर कहता है दूरी बटा समय। तो देखो दूरी में कितना का अंतर, 5 4 9 40 का अंतर, समय में अंतर 2 सेकेंड का, यहाँ मीटर है यहाँ सेकेंड का। तो चाल कहता दूरी बटा समय, यहाँ हल करते हैं नीचे, ज्यादा आपको समझ में कैलकुलेशन साफ दिखना चाहिए। तो 40/2 और गुने किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा है, हाँ तो फिर 18/5 से पीछे बताया हुआ मीटर प्रति सेकेंड को बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 18/5 से, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से। बड़ा को बड़ा में बदला है तो बड़ा से गुना करेंगे, छोटा को छोटा में, बड़ा को छोटा में बदलना है तो छोटा वाला ऊपर रखेंगे। आइए काटते हैं, 5 दूनी 10, 0, 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 16√3 वर्ग यूनिट के क्षेत्रफल वाले एक समभुज त्रिभुज के लिए उसके अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात। क्या करें, चलो समझा देते हैं। ऐसे ध्यान रखिएगा, किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 होता है और क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 होता है। कैसे होता है ये हम आपको समझा देते हैं। आइए, थोड़ा सा मामला यहाँ गड़बड़ा गया कि सर कैसे होता है। चलिए आइए ना, फॉर्मूला इसको आप रट दीजिएगा। पहले आइए, 16√3 वर्ग यूनिट क्षेत्रफल वाले समभुज, समभुज मतलब समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं वो √3/4 और गुने भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है ना जूनियर। तो ये हालांकि जानते हैं इस क्वेश्चन में इससे कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट हम इसको अंतःवृत्त और परिवृत्त का निकाल सकते हैं, वो हम समझा देंगे आपको। आइए अभी फिलहाल लिख लेते हैं, चूंकि हल कर देते हैं, ये सिर्फ आपका माथा का दर्द करेला एरिया। तो a² बराबर 64 और a बराबर 8। और एक चीज रखिएगा, किसी भी समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज पूरे लिख देते हैं, समबाहु त्रिभुज, दो को ध्यान रखिएगा। समबाहु त्रिभुज का पहला लिखो अंतःवृत्त की त्रिज्या, मतलब स्मॉल r बराबर a/2√3 होता है। और किसी भी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, जिसे हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे बाबू, a/√3 होता है। समझ गए? तो ये दो चीजें आप ध्यान रख लीजिए, उसके बाद हम इसको हल करे जा रहे हैं। समझ गए? तो चलिए हल करते हैं। हमको पूछा किसका है, अंतःवृत्त और परिवृत्त। तो अंतःवृत्त यहाँ हल कर रहे हैं, अंतःवृत्त और परिवृत्त। बताइए अंतःवृत्त का क्या है, a/2√3 और परिवृत्त का a√3, √3 से √3। और a का वैल्यू इच्छा है तो 8 रखिए ना, हम कहते हैं कि रखबो करिएगा तो a से a कटिए जाएगा ना, जैसे 8/2 एंड 8/1, 8 से 8 काट दिए बाबू, रेशियो हो जाएगा। देखो 1:2 तो 1:2, क्रॉस में गुना करेंगे ना, उधर 2 1 या तो 2 एलसीएम ले लीजिए। तो ये सब बेकार आप इतना करे जाते, ये सब जब दे रहे ना, तो ये इसको ध्यान रखो, किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। और हाँ,
एक चीज और यही से कह दो कि सर कभी अगर क्षेत्रफल पूछ दे तब कैसे शॉर्टकट में हम याद रखेंगे सर, तो देखो वो होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। समझ गए? यहाँ आपका त्रिज्या दिया है ना बाबू, तो क्षेत्रफल अंत, अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल ना, तो πr², तो πr² इधर हो जाएगा πr²। क्षेत्रफल ध्यान रख लेना जूनियर, इधर आओ हल ही कर देते हैं कहीं पे। चलिए इसको कहाँ हल कर दें, चलिए ना, अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात हम यही बता देते हैं। अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल, ये क्या चीज का निकाले हैं? त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या। यहाँ क्षेत्रफल लिख रहे हैं, देखो तो जूनियर, हो जाएगा πr² एंड πr², पाई से पाई कट जाएगा तो r का वैल्यू हो जाएगा बाबू, देखिए a/2√3² एंड a/√3²। तो आइए a² 2 दूनी 4 तिया 12, यहाँ a/√3², √3 a से a कट गया, 3 चौका 12, अर्थात इसका अनुपात हो जाएगा 1:4। तो क्षेत्रफल कभी पूछ देना तो क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा। किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a²/12, और परिवृत्त का फॉर्मूला होता है बाबू a²/3। समझ गए? उसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं है, पाई से पाई ऑलरेडी कट जाएगा आपका। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आप मेरे ख्याल से इसको समझ गए होंगे। टाइम ज्यादा लग रहा है क्वेश्चन आज हल करने में, थोड़ा सा देख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी की समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण है, कोण है जूनियर, उसको ऐसे लिख दिया। ये कोण है, कोण सी बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री, यदि AC बराबर 8 सेंटीमीटर। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC जो करा है वो 90 डिग्री है। अब इसका वैल्यू 8 दे ले है, AC बराबर 8। आज समद्विबाहु में त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है, अर्थात ये भी 8 होगा। हमको AB कहा 8, याद करिए पाइथागोरस पर मैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, समझ रहे हैं? तो हमको कर्ण पूछा है, कर्ण मतलब AB मतलब क्या पूछा है बाबू? कर्ण। तो 8 × 64 प्लस 8 × 64 रूट अंडर, तो रूट अंडर 128, अर्थात हो जाएगा 8 × 64 8√2 बाबू, ऑप्शन डी। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 क्या कहता है? 17:21 के अनुपात के प्रत्येक पद को कितना कम कर देना चाहिए ताकि यह 7:9 हो जाए? समान कमी समान वृद्धि रहेगा, दी गई संख्याओं का अंतर समान करते हैं। शुरू में बताएं, जब दो संख्याओं का अनुपात दिया रहे उनमें से प्रत्येक संख्या में समान कमी समान अथवा कमी अथवा समान वृद्धि की जाए तो हम दी गई संख्याओं का अंतर समान करते हैं। समझ गए? ऊपर वाले अंतर से नीचे, नीचे वाले अंतर से ऊपर कितना कम कर देना चाहिए? चलिए ठीक है। पहली संख्या है, एक सेकेंड, कभी कभी ये भी ना तंग करके, छोड़िए 2 मिनट और 10 मिनट लगभग करेगा, बढ़िया से हल कर देते हैं। 2 क्वेश्चन लगा है, आप लोग को भी अकबकाएं, हम भी हड़बड़ाएं, माथा के दर्द हो जाएगा। 17 अनुपात, कभी कभी क्या लगता है ना कि कहीं समय ज्यादा लगे तो आप लोग कहीं ये ना करने लगे कि सर ज्यादा लग रहा है, इसी को हम जल्दी जल्दी में हल करके खाली भाग सकते हैं बाबू, पर आप समझिएगा नहीं तो फायदा क्या है। तो ये 15 क्वेश्चन नहीं हम सीख रहे हैं, 15 क्वेश्चन का कंटेंट पकड़ रहे हैं, टाइप पकड़ रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। ऐसे रहेंगे तो 15 क्वेश्चन बनाना क्या मायने रखता है? 17 और 21 यहाँ चाहिए इसको 7 और 9। बताइए 17 21 में कई का अंतर? 17 4 7 4 11, यहाँ अंतर 2 का। अब अंतर समान करना है तो नीचे 2 से गुना कर दें, ऊपर 1 से गुना कर देंगे तो नहीं अंतर समान हो जाएगा। देखिए 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, तो नीचे कैसे गुना? 2 से और ऊपर 1 से। चलिए हल करते हैं। तो था शुरू में 17, जो हो गया 14 बाबू, था शुरू में 21 जो हो गया 18। बताओ कई घटाया है जूनियर? 3 ना, अर्थात प्रत्येक संख्या में कमी की जाने वाली संख्या या घटाई जाने वाली संख्या कई होगी? 3। समझ गए? ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 13। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं।
ए अकेले उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करे तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है मिला जुला करके। तो चलिए इसको हल करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को हल करके देखते हैं। ए और बी अर्थात ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिनों में, 12 दिनों में। टाइम दे दिया है बाबू, टाइम, जबकि ए अकेले उस कार्य को 20 दिनों में। अब हम टोटल कार्य निकालेंगे जो इसका एलसीएम होगा और एलसीएम हमारा हो जाएगा 60। तो टाइम आइए वर्क में बदलते हैं। 12 पचे 60, 20 दिया 60, अर्थात दोनों मिलके करता है तो 5 काम, जिसमें ए कहा कि हम 3 काम। तो बताइए बी कितना काम करेगा। तो बी का काम हो जाएगा 2। कब, जब पूरा दिन काम करेगा तब बी 2 काम करेगा। यहाँ कह रहा है बी प्रतिदिन केवल आधे दिन काम करे, तब पूरा दिन का काम 2, तो आधा दिन का काम बताओ। 2 का आधा 1/2 अर्थात 1। अब कह रहा है कि अब जब दोनों एक साथ मिल जाए ए और बी, तो एक साथ मिल जाएगा तो 3 1 4, और 4 के हिसाब से कह रहा है कई दिन में कर देगा। तो डी दिन में पूरा काम 60 काट दीजिए बाबू, तो डी बराबर 15 अर्थात दोनों मिलकर 15 दिन में कर देगा। तो ऑप्शन में है ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा कहिए इसको। कॉन्सेप्ट अगर ना रहे ना माइंड में, कंटेंट तो माथा के दर्द कर दे ये क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा जरा, हम इसको जरा आपको बता देते हैं, याद रखिएगा। मान लीजिए 2 स्टेशन है ए और बी। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी की ओर जा रही है और इस ओर बढ़ रही है बाबू। इसकी चाल है बाबू S1 और इसकी चाल है S2। समझ गए, ए से चला है उसकी चाल है S1, बी से चला है तो S2। एक दूसरे से मान लो कहीं पे मिलता है, वहां से मिलने के बाद अगर इसको यहाँ पहुंचने में समय लग रहा है, पहली रेलगाड़ी को लग रहा है T1 और दूसरा को लग रहा है T2, कौन से स्टेशन पर, एक दूसरे के स्टेशन पर पहुंचने में। तो इसका कंडीशन होता है बाबू, याद रखिएगा, S1/S2 बराबर रूट अंडर वेरिएशन में चल जाता है T2/T1। और इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कब, जब 2 रेलगाड़ी एक स्टेशन ए से बी की ओर चले और दूसरा बी से ए की ओर चले, और पहली रेलगाड़ी मिलने के बाद T1 समय में दूसरे स्टेशन पर और दूसरा रेलगाड़ी पहले स्टेशन पर T2 समय में पहुंच जाए, तब ये कंडीशन लगाएंगे। और ये कंडीशन लगाएंगे तो ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। हाँ बनिए जाएगा, कैलकुलेट करे पड़ेगा कुछ, जो वजह देखा जाएगा। चलिए 48 मिनट दे दिया, तो जैसे इसको हम मिटा रहे हैं और फिर से इसको ऊपर लिखेंगे क्योंकि कैलकुलेशन के लिए जगह नहीं बच रहा है। तो चलिए आइए करते हैं इसको हल। तो हमारा हो गया S1/S2 बराबर रूट अंडर T2/T1। तो इसको समझते हैं। S1 चाल कैसे दे दिया है पहली रेलगाड़ी का, 45 ना। तो दूसरी ट्रेन की गति पूछ रहा है S2, बहुत अच्छा। पहला रेलगाड़ी को पटना से दिल्ली चला है ना, 2 ट्रेन दिल्ली से पटना चली और एक पटना से दिल्ली की ओर चली। एक दूसरे को पार करने के लिए पटना और दिल्ली पहुंचने में 4 घंटे 48 मिनट और दूसरे को लगता है 3 घंटे 20 मिनट। T2 ऊपर रखना है। 3 घंटा 20 मिनट को आप पहले यहाँ बदलते हैं, हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 3 घंटा 20 मिनट को घंटा में बदलते हैं, 60। नीचे आइए, ऊपर T2 लिखेंगे क्योंकि ये T2 का वैल्यू है और ये T1 का वैल्यू है। हो जाएगा नीचे 4 घंटे 48 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 काटते हैं, 20 दिया 60, ऊपर 1 रह गया है, बर चौका 48 और 12 बचे 60। तो कैलकुलेशन करवा दिया। 45/S2 खैर आता है तो ठीक है। 3 तिया 9 और 1 10/3, आई 5 चौका 20 और 4 24/5 होगा बाबू। पलट के लिख देते हैं बाबू, 5/24 पलट जाएगा ना, बटा में है तो काटते हैं। 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24, तो 45/S2
बराबर हो जाएगा रूट अंडर 25 और 12×36। हाँ हल हो जाएगा भाई। 45/S2 बराबर हो जाएंगे हमारा 5/6। तो 9 बचे 45 और S2 है बामन मत समझ लेना। तो S2 बराबर हो जाएगा 54 किलोमीटर बराबर है। ये ऑप्शन सी। तो 15 क्वेश्चन क्लियर, समझ गए। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, और हम ट्राई कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा हम बता रहे हैं, थोड़ा सा समय दीजिए ना, साथ दीजिए ना कुछ दिन। हम जितना जल्दी होगा समय मिलने पे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ही हल करवा देंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि कहीं आपको हम ज़्यादा परेशानी होने देंगे। चलिए रहने दीजिए आज के लिए इतना ही, बाकी अगले दिन देखते हैं। ठीक है, इसको जरा सा एक बार समझ लीजिएगा। समझ में आया ना? S1 गुना S2 T2/20 60 से भाग दिए बाबू, क्योंकि घंटा में था, मिनट को घंटा में बदलने के लिए। यहाँ 48/60 किए हैं। बाकी तो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से कंटेंट मायने रखता है। समझने के बाद कम से कम आप लोग कैलकुलेशन तो कर लीजिएगा। तो आज की सेवा यहीं तक रहने देते हैं, बाकी अगले दिन देखते हैं। चलिए ठीक है।